Hi everyone. So today I'm going to interact with Aviral. So Aviral got recently selected as lecturer in Uttar Pradesh Polytechnic Computer Science. Aviral is a very energetic personality, wonderful personality, and I really enjoyed interaction with him. And his interview you must listen. The way he had his interview, उनसे जो क्वेश्चन पूछे चेयरमैन ने और उन्होंने जो आंसर किया, इस तरीके से आपको इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चाहिए और दिस एंटायर इंटरेक्शन इज वेरी वैल्यूएबल. Aviral, he's IT graduate and he joined TCS, India's #1 IT company. TCS छोड़ा उन्होंने और रेलवेज ज्वाइन किया, लेकिन कैसे उन्होंने जॉब के साथ साथ तैयारी किया, इंटरेस्टिंग है वो पता करना. रेलवेज के बाद उन्होंने ये पॉलिटेक्निक की जॉब किया. इसके बीच में उन्होंने कम से कम 50 जॉब्स के लिए ट्राई किया. 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से वो रह जाते थे, उनका सिलेक्शन नहीं होता था. Eventually he got into this particular polytechnic lecturer post. What is very important to learn from his interaction is like how to keep focus and how to keep moving in particular direction, कैसे उसमें चले रहें. And he in 4 years he got 1 job and in 1 week he got 4 jobs. 4 साल लग गए उनको पहली जॉब लेने के लिए, और जब उनकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो गई तो एक ही वीक के अंदर, एक ही हफ्ते के अंदर उनकी 4 जॉब्स लग गई. लेकिन effort goes, then only you get it. So let's listen to the interaction of Aviral and I'm very sure you will learn a lot in this. Okay, so Aviral, first of all let me thank you, आपने टाइम दिया इस वंडरफुल इंटरेक्शन के लिए. थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. ओके, और आपके व्यूअर्स को मैं सबसे पहले नमस्ते बोलना चाहता हूँ. यस. सो अविरल, लेट मी कंग्रेचुलेट यू. आपकी सिलेक्शन हुई है एज उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक लेक्चरर और आप आईटी बैकग्राउंड से हैं और आप एज अ कंप्यूटर टीचर आपकी सिलेक्शन हुई है. Yes, और sir, ये yes, sir. बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, सब जानते हैं इसको. तो आपकी जो जर्नी है वो मैं चाहता हूँ शेयर किया जाए स्टूडेंट्स के साथ, और आप ने कैसे इस चीज को अटेन किया, कैसे आपकी जर्नी रही, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी हम आपसे जानेंगे. एंड आई एम वेरी श्योर जो स्टूडेंट्स हैं जो उस प्रोसेस में हैं अपने ड्रीम को अटेन करने के, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपकी पूरी इस जर्नी से और वो काफी कुछ सीखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अविरल, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड से और आपका लिटिल पर्सनल बैकग्राउंड. आप कहाँ से आते हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपका जर्नी कैसा रहा एकेडमिक? सर, मेरा नाम अविरल श्रीवास्तव है और मैं गोंडा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ. सो गोंडा बेसिकली ये उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है उसके नियर है, लगभग 40 किलोमीटर से वहां से. तो ये बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है. यहाँ मतलब एक समय जब ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था, जब इंदौर नंबर 1 पे आया था, तो उस समय गोंडा लास्ट पे था. तो ये मतलब जो देश के 417 जिले हैं उसमें 417 नंबर पे था. अच्छा. ओके. जो सर्वेक्षण. तो फिर उसके बाद मैं वहां पे सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ. और सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद फिर मैंने 1 साल कानपुर में तैयारी की जेई मेंस की. देन मैं जेई मेंस निकाला, मैंने 35,000 मेरी रैंक थी. उसके बाद मुझे 2-3 एनआईटी भी मिले, जैसे कि एनआईटी श्रीनगर वगैरह. बट उस समय थोड़ा बॉर्डर पे इशू वगैरह चल रहे थे, सर्वर काट दिए जाते थे उस समय, 2014 की बात है. तो पापा ने उधर ना भेज के बोले कि कोई तुम स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज ले लो. तो फिर मैं एमपी में जो बेस्ट कॉलेज है एसजीएस आईटीएस इंदौर, वहां से मैंने फिर बीई किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. अच्छा. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीई करने के बाद मेरा प्लेसमेंट हुआ एलएनटी इन्फोटेक में. अच्छा. फिर मैं एलएनटी इन्फोटेक में गया, वहां पे मैंने 3 महीना ट्रेनिंग की. बट हुआ क्या कि जो जिस टेक्नोलॉजी में उन्होंने ट्रेनिंग कराई, एक्चुअली में काम उन्होंने उसके एकदम विपरीत दे दिया. वो सपोर्ट का काम दे दिया, उसमें मेल भेजना रहता था, डॉक्यूमेंट. तो वो मुझे पसंद नहीं आया, मुझे एक्चुअली डेवलपमेंट का काम पसंद था. तो मैंने वहां से स्विच किया, मैं टीसीएस में आया. टीसीएस में मैं एज अ डेवलपर नोएडा में मैंने काम किया 1.5 साल. फिर वहां टीसीएस में रहते हुए फिर मैंने देखा कि यहाँ थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस का इशू है. कहने को तो 9 आवर्स वर्किंग है, बट वो ले दे के 10-11 घंटा खिंच जाता है. तो वो, और सैलरी भी उनकी 3.75 का पैकेज था उस समय. तो मैंने सोचा कि कोई गवर्नमेंट जॉब ट्राई किया जाए. तो फिर मैंने उस समय रेलवे का फॉर्म आया था, तो मैंने कहा इसको ट्राई करते हैं. तो फिर मैंने रेलवे का फॉर्म भर दिया. और मेरे पास ज्यादा समय नहीं होता था पढ़ने का. उस समय 12 से 9 वाली शिफ्ट होती थी, दोपहर में 12 से 9. तो मैं 9 बजे, 9:30 बजे आता था, 10 बजे आता था. मैं खाना वाना खाता था, फिर रात में 2 बजे तक पढ़ता था.
फिर मैं देखता था कि बस किस तरह रेलवे निकल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब निकालना इतना आसान है नहीं, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। फिर करते 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 प्री निकला, मेंस निकला, मेडिकल हुआ, फाइनली हो गया। तो मैं फिर जूनियर इंजीनियर रेलवे में, एज अ जूनियर इंजीनियर टेलीकॉम मुझे मिल गया। और रेलवे में क्या होता है कि जो आईटी वाले हैं उनको टेलीकॉम और सिग्नल में भी एलिजिबिलिटी मिलती है। तो फिर मैं रेलवे में आया। मैं किस लिए आया था? वर्क लाइफ बैलेंस के लिए आया था। लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला, अरे यहाँ तो 12 क्या, यहाँ तो 15-15 घंटे काम है। और फिर यहाँ पे तो मतलब 24/7 इसमें एम्प्लॉयज की 4 कैटेगरी होती है गवर्नमेंट में, तो ये एक्सक्लूडेड कैटेगरी में है, रेलवे का जूनियर इंजीनियर और रेलवे का सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो ये ऐसा है कि, और प्रमोशन भी बहुत कम है यहाँ पे। तो क्योंकि ऊपर के जो लेवल पे है वो यूपीएससी से आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रमोशन रुक जाता है। तो फिर मैंने कहा यार, ना प्रमोशन है और काम तो टीसीएस से भी जाता है। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार टीसीएस ही अच्छी थी, 1-2 साल और काम करते, स्विच मारते, कोई अच्छी कंपनी में जाते, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल, जहाँ आ गए वहां ठीक है, अब यहाँ से और मेहनत करते हैं। फिर मैंने लगातार फॉर्म्स जितने भी आते थे सारे एग्जाम्स देने चालू किए। लगभग मैंने ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक से पहले लगभग 55-60 एग्जाम दे दिए होंगे, सिर्फ सीएसआईटी के, सिर्फ सीएसआईटी। बाकी मैं कोई नॉन टेक्निकल नहीं देता था, कोई दूसरी ब्रांच का नहीं देता था, खाली यही सीएसआईटी के। तो फिर कहीं पे 1 नंबर से नहीं होता था, कहीं पे आधे, इसरो में 0.25 से रुक गया, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता था। फिर मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अभी जब ये यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक का मेरा निकला, उसी हफ्ते मेरे 4 एग्जाम निकले थे। एक बैंक, हाँ, एक बैंक में आईटी ऑफिसर निकला, स्केल 2। फिर एक यूपीएससी ने कराया था डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट, वो निकला। फिर एक एनबीसीसी पीएसयू है, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसमें असिस्टेंट मैनेजर का निकला। और फाइनली ये चौथा मेरा निकला। फिर मैंने कहा ये ज्यादा बेस्ट है, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। फिर वहां से 1-1.5 महीना मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, एंड देन फाइनली मैं जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुआ। वंडरफुल। अच्छा अविरल, आपने बताया कि एक ही हफ्ते में तुम्हें 4 जॉब्स लग गई इकट्ठी, गवर्नमेंट की, पब्लिक सेक्टर की। और उससे पहले कितना टाइम था जब जॉब एक भी नहीं लगी? आपने बताया कि मैंने 50 फॉर्म भर दिए, तो कितना टेन्योर था जिसमें पूरा ड्राई फेस चल रहा था और एक ही वीक में फिर 4 आपके जॉब? ये मान के चलिए मैं 2018 पास आउट हूँ। अच्छा। तो 2018 के बाद रेलवे में ज्वाइन किया हूँ 2020 में। इन बिटवीन भी मैंने काफी दिए, 10-15 एग्जाम दिए, वो एक टेन्योर हुआ। देन रेलवे से अभी तक, यानी 2 साल में लगभग मैंने 40-45 तो इधर ही दे दिए फॉर्म। तो उसमें लगभग 2 साल का ये टेन्योर था। और उसमें कहीं पे, और ऐसा नहीं होता था कि मैं 10 नंबर से रुक गया, कहीं 2, कहीं 1, कहीं 0.25, मैं समझ रहा था इसरो में 0.25 से रुक गया, कहीं पे 0.5, ऐसे ही होता था। फिर मैं सोचता था कि ठीक है, अब कहीं ना कहीं मेरे साथ एक चीज ये यूनिक हुई कि मेरा एक होता है कि जब जैसे मैं पहले पढ़ने गया तो नर्सरी क्लास होती है, नर्सरी, केजी, और फिर फर्स्ट सेकेंड से लेके 12th तक। तो मैं नर्सरी में पहली बार जब पढ़ने गया तो मैं फेल हो गया वहां पे भी। अच्छा। हाँ, फिर नर्सरी में ही फेल हो गया। फिर मैंने सेकेंड टाइम नर्सरी की, फिर वहां पे मैं पास हुआ। देन मैं जब 12th के बाद मैंने जितने एग्जाम दिए उसमें सब में मैं फेल हो गया। फिर मैंने 1 साल कोचिंग की, फिर उसमें पास हुआ। फिर मैं इंजीनियरिंग में गया, वहां मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लग गई। अच्छा। फिर वो वहां से फिर से पास हुआ, फिर आगे गया। फिर एलएनटी इन्फोटेक में गया, वहां ट्रेनिंग में फेल हो गया, ठीक है। फिर वहां पे पास किया, फिर आया। फिर टीसीएस में आया, वहां फिर फेल हो गया ट्रेनिंग में, फिर पास किया, फिर आया। तो फेलियर मेरे साथ एकदम जुड़ा रहा। मेरे को अच्छा लगता था कि ठीक है यार, फेल हो गया, अच्छा हुआ, अब अगली बार तो पास ही होना है, जैसे कि ट्रेंड चल रहा है, एक बार फेल होते हैं, अगली बार पास हो जाते हैं। तो वो, उससे फेलियर से कोई इशू नहीं था। बट हाँ, ये है कि लर्निंग ये होती है कि जो पिछली बार आपने गलती की है वो इस बार गलती नहीं करनी है, बस ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मतलब कह सकते हैं कि आप नर्सरी क्लास से जब से आपने अपना एकेडमिक जर्नी स्टार्ट किया, तो आप तभी से पहले फेल हो रहे हैं, फिर सीख रहे हैं, फिर सक्सेसफुल हो रहे हैं। बिल्कुल 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 सर, नर्सरी में, स्कूल में, कॉलेज में, जॉब में, फिर जॉब फाइंडिंग में, तो जहां पे भी आप जा रहे हैं पहले आप वहां पे आपको फेलियर मिल रहा है और उसके बाद आप मेरे में भी उससे काफी कुछ लर्न कर रहे हैं और फिर आप सक्सेस भी ले रहे हैं। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा अविरल, ये जो फेज होता है, जैसे आप बहुत सी जगह ट्राई कर रहे हैं, 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधे नंबर से जब छूट जाता है आपका, आपको नहीं मिलता है, उस टाइम पे क्या रिएक्शन होता है और कैसे उसको आगे लेके जाना चाहिए चीज को? सर, इसमें मैं थोड़ा सा इसको रिलेट करना चाहूंगा क्रिकेट से। क्या होता है कि मैं एमएस धोनी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। तो एमएस धोनी जब मैच हार जाते थे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सुनने लायक होती थी। वो जब जाते थे तो वो ये नहीं बोलते थे कि हमारा ये बैट्समैन नहीं चला तो हम हार गए या कुछ।
प्रोसेस, ठीक है, इफ योर प्रोसेस इज करेक्ट देन यू विल श्योरली गेट योर रिजल्ट इन योर फेवर। यही हमेशा है, मैं जोनी जब भी गए प्रोसेस पे फोकस करो। मैं हमेशा जब वापस आता था तो मैं ये नहीं सोचता था यार ये नहीं हुआ वो नहीं ना, मैं सोचता था प्रोसेस में क्या कमी थी, क्या ऐसी चीज थी जो मैं वो चीज को नहीं कर पाया। तो मैं जैसे शुरू के 1 साल मैं सिर्फ गेट के सब्जेक्ट्स पढ़ता था, बाकी कुछ नहीं पढ़ता था। गवर्नमेंट एग्जाम्स में गेट के अलावा नॉन टेक्निकल भी आता था। नॉन टेक्निकल में मैं अंधी मारता था। अंधी मारने के बाद मेरे कभी 3 नंबर आते थे, कभी 10 नंबर आते थे। तो मैं रियलाइजिंग वेरिएशन क्यों आ रहा है, बाद में मुझे रियलाइज हुआ प्रोसेस क्या है। प्रोसेस ये है कि आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, नॉन टेक भी पढ़ना है। फिर मैंने नॉन टेक पे ज्यादा फोकस करना शुरू किया कि क्योंकि वो भी नंबर है एट द एंड, तो मैंने नॉन टेक पे भी फोकस किया। देन मैं जैसे 1 नंबर 2 नंबर से रुकता था तो मैंने ये देखा कि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ कोचिंग के मटेरियल पढ़ के चला जाता हूँ, पुराने क्वेश्चन लगा के चला जाता हूँ। तो उसमें जो चीजें फंस जाती हैं वो मैं कर लेता हूँ, और जो नहीं फंसती हैं वो नहीं कर पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बुक्स नहीं पढ़ी है। तो फिर मैंने सारी बुक्स पढ़नी शुरू की। बुक्स पढ़ने में समय तो लगता है सर, अब 10 बुक्स हैं तो कम से कम 1 साल तो लगेगा पूरा पढ़ने में। तो मैंने जब जब सारी बुक्स पढ़ ली, जब मैंने पुराने क्वेश्चन पहले से लगाए हुए थे, देन नॉन टेक्निकल पढ़ लिया, तो फिर मेरी तैयारी परफेक्ट हुई, मेरी प्रोसेस जो है वो फिर कंप्लीट हुई। और देन फिर तो सर पेपर निकलना ही था, फिर तो कोई रोक भी नहीं सकता था। सही है। लेकिन ये मतलब ये है। अच्छा अविरल, अभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है बहुत से सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करने का, जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैंने ये रियलाइज किया कि हर किसी का अपना टाइम लाइन है सिलेक्शन का। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि लोगों ने मेहनत कम किया, और ऐसा यस भी नहीं है कि उनमें कैपेबिलिटी की कमी थी, वो सब है, वो इंग्रेडिएंट सब में है। यस। लेकिन कई लोगों को 10 साल लग गए। मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले 2 दिन में 2 लोगों से बात किया, एक जो 2010 के पास आउट हैं, ना सॉरी 12 के, और 10 साल के बाद उनको पॉलिटेक्निक लेक्चरर मिला। अभी भी मैंने बात किया है आनंद मिश्रा जी के साथ, वो 2020 के पास आउट हैं और उनको 6th रैंक लगा है इसी बार, वो कंप्यूटर्स में ही आपके साथ ही वो लेक्चरर बने हैं, उनको 2 साल में मिल गया। और जो रवि तोमर हैं वो भी कंप्यूटर के हैं, उनको 10 साल लग गया। ऐसा नहीं, और मेरी इंटरेक्शन दोनों के साथ हुई है, ऐसा नहीं है कि कमी है कहीं पे, टाइमलाइन अलग अलग है, हर किसी का अपना एक जोन है। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हैं और उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, जिसको हम शायद किस्मत या लक या कुछ बोलते हैं, एक्स फैक्टर बोलते हैं? आपका क्या मानना है? इसमें पहले सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो आपने 2 लोगों के नाम लिए, आनंद मिश्रा, रवि तोमर, इनके साथ एक मनीष वर्मा भी है, और एक मैं अविरल श्रीवास्तव, और एक लड़का और है। हाँ, हम वो 5 ग्रुप है तुम लोगों का एक। 5 ने एक ग्रुप बनाया था टेलीग्राम पे, ठीक है। हाँ, सारा था ना। उसमें 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 क्या होता था, जैसे मेरे कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डीबीएमएस हो गया, तो मैं वो पढ़ाता था। आनंद मिश्रा का ये कंपाइलर डिजाइन है, एनालिसिस एल्गोरिथम है, वो ये पढ़। तो इसमें क्या होता था, जो आपने नाम लिया रवि तोमर, वो सबसे बुजुर्ग आदमी थे, वो 2012 के पास आउट थे। तो वो हमेशा होप खो देते थे, क्योंकि क्या होता है, उम्र जब बढ़ती है ना, तो आदमी थोड़ा सोचता है अरे यार मेरा नहीं हो। लेकिन जो जोश से भरा हुआ होता है, नहीं यार मेरा होगा, तो हम लोग उनको जोश देते थे, नहीं आपका तो जरूर होगा, बाकी किसी का हो या ना हो, ठीक है। तो वो बोलते थे कैसे होगा, हम लोग बोलते थे बस हम लोग की सुनो, बाकी कुछ मत करो। तो हम लोगों ने काफी ग्रुप स्टडी की और उसका काफी फायदा हुआ। सेकेंड थिंग आपने जो पूछा कि ये मतलब कैसे होता है, देखिए मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जब वो 2012 में पेपर दे रहे थे, और जो भी उनका उस समय पेपर होता हो, या ये 2020 में दे रहे हैं, या मैं 2018 पास आउट हूँ, तो उस समय पेपर देते समय आपने क्या तैयारी की है, आपने उस पेपर की तैयारी की है या नहीं की है, या आपने कोई और चीज की तैयारी की है, आप उसको लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी प्रोसेस क्या है, मतलब आपकी प्रोसेस सही है कि नहीं। अगर उनकी प्रोसेस सही होती तो वो 2012 में ही नौकरी पा जाती, और आज अगर वो जॉब पाए हैं तो उनकी प्रोसेस कहीं ना कहीं उन्होंने इंप्रूव की है, और इसलिए उनकी जॉब लगी है। मतलब मैं ये किस्मत, ठीक है किस्मत का रोल होता है, लेकिन किस्मत का रोल इतना नहीं होता है कि आप 8 साल से लगे रहो और आपको बीच में तो उसमें कहीं ना कहीं, और एक और चीज है, हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि कोई गेट की तैयारी कर लेगा तो कोई यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर बन जाएगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग इसमें देखे जिनकी 300 रैंक आई है इस बार गेट में, और वो नहीं हुए इस बार सेलेक्ट। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप ये निकाल लोगे तो वो निकाल लोगे, वो निकाल लोगे तो ये, हर एग्जाम का अपना सिलेबस है। तो जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेगा, अपनी प्रोसेस करेक्ट रखेगा, उसका सिलेक्शन होना ही है सर।
उसमें ये कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा आंसर, बहुत ऑप्टिमम आंसर दिया है आपने। अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसका मतलब ये था कि अगर आप सही प्रोसेस फोकस कर रहे हो और सही जगह पे टारगेट रख रहे हो कि मेरे को ये चीज लेनी है, मेरे को इस एग्जाम की तैयारी करनी है, उसी के लिए फोकस कर रहे हो और प्रोसेस सारी ढंग से फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है 6 महीने ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन 2-3 साल के अंदर आपको अटेन हो सकता है। किस्मत का रोल होता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता कि वो इतना ज्यादा गैप डाल जाए जो आपने बताया। एंड आई फुल्ली एग्री विद दिस अविरल, बहुत ही आंसर आपने अच्छा दिया है। बाकी आपके टीम के बारे में जो आपने बताया, तो यस, कुछ ऐसे लोग थे जिनमें जोश था आप जैसे, और कुछ ऐसे भी थे जिनके पास एक्सपीरियंस था लाइफ का। यस तो यस एक कॉम्बिनेशन जो है वो टीम वर्क बहुत अच्छा करवाता है, जो बिल्कुल एक सर। टिपिकल आपके केस में था। बिल्कुल बात सही है वो। अब हम और एक और आपने जो पॉइंट बताया वो रेलिवेंट है बच्चों के लिए, कि भाई जिस एग्जाम के लिए तुम जाना चाहते हो ना, उस एग्जाम को टारगेट करो। ऐसे नहीं कि यस साहब मैं गेट भी कर लूं, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी कर लूं, साथ में 2-4 और एग्जाम पकड़ लूं, बैंकिंग भी पकड़ लूं। उससे क्या है ना, आपका जो स्ट्रेटेजी है वो गड़बड़ा जाएगा, फोकस एक यस जगह नहीं रहेगा। तो यस आपने सर। वो भी पॉइंट बहुत सही बोला कि जो एग्जाम चाह रहे हो उसके लिए रिक्वायरमेंट में भी अलग हो, उसके लिए प्रोसेस अलग हो, तो उस चीज पे फोकस करो। ये बहुत एक वैलिड पॉइंट था आपका। हमारे सर रेलवे रेलवे में एक अधिकारी है, मैं एक बार पढ़ रहा था। हाँ जी। बोले क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा सर पढ़ रहा हूँ आगे के एग्जाम के लिए। हम्म तो बोले वो आईएएस ऑफिसर। हम्म। तो बोले हाँ ठीक है यार तुम पढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ो, मैं यही चाहता हूँ। बाकी मैं तुमको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैंने भी रेलवे जेई दिया था, हम्म, क्योंकि मेरा, तो मैं रेलवे जेई का मेंस नहीं निकाल पाया था। अब आप ये सोचिए, वो जेई का मेंस नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन इस समय ऑफिसर है। तो हाँ, इससे ये एक बहुत बड़ी, मतलब ये आप से समझ सकते हैं, हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न है। अपना ऐसा रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत ऊपर है तो वो नीचे के एग्जाम निकाल ही लेगा। हर सही एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। पैटर्न है, बिल्कुल सही है। अच्छा अविरल, अब चलते हैं आपके इंटरव्यू की तरफ, क्योंकि इंटरव्यू काफी इंटरेस्टिंग गए हैं। तो आप प्लीज इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करें अपना, कैसा गया था। हाँ सर। सर इंटरव्यू में मेरा जब मैं मेरा लास्ट लास्ट में इंटरव्यू था, हम्म, मतलब मैं उस दिन के सबसे लास्ट में था, मैं 17 जून को मेरा इंटरव्यू हुआ था। तो हम्म, मैं 5:30 बजे शाम को पैनल में अंदर घुसता हूँ। हम्म, जैसे ही मैं अंदर घुसता हूँ हम्म, तो मैं बोलता हूँ मे आई कम इन सर। हम्म, तो अंदर डिस्कशन हो रहा है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में। अच्छा। हाँ, वहां पे डिस्कशन चल रहा है न्यू पेंशन स्कीम, वो बोलते हैं अच्छी है, वो बोलते हैं खराब है, ये है वो है। और मेरे को कोई अंदर आने को बोल ही नहीं रहा। अच्छा। मैं वहीं खड़ा, मैं 5 मिनट तक खड़ा था। हाँ, फिर मैंने बोला फिर से मे आई कम इन सर। हाँ, तो बोलते हैं हाँ ठीक है अंदर आइए। हाँ, फिर उन्होंने बैठने को नहीं बोला, 2 मिनट तक मैं खड़ा था। फिर अच्छा। उन्होंने बोला प्लीज हैव अ सीट। हाँ, मैंने बोला थैंक यू सर। हाँ, फिर मैं बैठा, मैंने सबको विश किया गुड इवनिंग सर, तीनों लोग को। हाँ, फिर उन्होंने बोला कि कहाँ काम करते हैं आप, क्या करते हैं? मैंने बोला सर मैं रेलवे में जूनियर इंजीनियर हूँ। हम्म, बोलते हैं अच्छा, तो रेलवे के सीईओ का नाम बता दीजिए। मैंने अच्छा, बोला सर वीके त्रिपाठी। तो हाँ, बोलते हैं वीके त्रिपाठी का पूरा नाम बताइए। अच्छा, मैंने बोला सॉरी सर ये पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, बोलते हैं आप रेलवे में काम करते हैं, आपको पूरा नाम नहीं पता है, ये हम्म, तो बहुत गलत बात है। हम्म, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने यस सर पता होना चाहिए था सर। ठीक है। तो फिर बोलते हैं अच्छा ये बताइए विनोद कुमार यादव कौन है? तो हम्म, मैंने बोला सर ये विनोद कुमार यादव जी, इससे मतलब दो सेकेंड लास्ट इसके सीईओ थे। तो वो भारतीय रेल के पहले सीईओ थे, इससे पहले सीआरबी होता था सर, से चेयरमैन रेलवे बोर्ड। तो बोले उनकी एक उपलब्धि बताओ। हम्म, मैंने बोला सर ये जो किसान रेल चल रही है इसका ड्राफ्ट उन्हीं ने तैयार किया था। तो हम्म, किसान रेल क्या है? मैंने हम्म, बोला किसान रेल सर किसान द्वारा उगाए गए जो केला होता है, फल होते हैं हम्म, और अन्य जो चीजें हैं उनको सुगम ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए ये किसान रेल बनाई गई। तो हम्म, बोलते हैं अच्छा, तो हम्म, ठीक है अब ये बताओ कि अश्विनी वैष्णव इनके पास कितने मंत्रालय हैं? हम्म, मैंने बोला सर इनके पास 3 मंत्रालय हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो हम्म, बोलते हैं अश्विनी वैष्णव जी जो है इनकी डिग्री बताओ। मैंने हम्म, बोला सर ये बीटेक है, एमटेक है, देन सर इन्होंने फॉरेन से हायर एजुकेशन किया है। बोले हायर एजुकेशन में क्या किया है? हम्म, मैंने बोला सर एज सच मुझे डिग्री नहीं याद है। बोले अच्छा बीटेक किस ब्रांच में किया है? मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक्स। बोले एमटेक? तो एक्चुअली सर मैं विकिपीडिया पे पढ़ के गया था, एमटेक की ब्रांच नहीं लिखी वहां पे। तो हम्म, मैंने वहां पे बोला सॉरी सर। तो फिर वो भी हंसने लगे, उनको भी पता था कि, फिर बोले कि अच्छा ये अश्विनी वैष्णव जी जो है आईएएस ऑफिसर थे या आईईएस ऑफिसर थे? हम्म, मैंने बोला सर आईएएस ऑफिसर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इन्होंने अपनी पूरी सर्विस कंप्लीट की?
मैंने बोला नहीं सर, ये 2008 में अपनी नौकरी छोड़ के हायर एजुकेशन में चले गए। आर यू श्योर कि वो 2008 में? मैंने यस सर आई एम श्योर। बोले कहाँ पढ़ा तुमने? मैंने बोला सर विकिपीडिया पे पढ़ा। बोलते अच्छा, तो बोले इसीलिए तुम एमटेक की ब्रांच नहीं बता पा रहे हो? मैंने बोला हाँ। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा ये तुम्हारे सर बैठे हैं, ये बोलते हैं कंप्यूटर आने से पूरी जॉब्स खत्म हो गई, अब इस पे क्या कहना चाहोगे? मैंने बोला सर कंप्यूटर आने से मैनुअल जॉब्स खत्म हो गई, लेकिन ऑटोमेशन में जो जॉब्स है वो बढ़ गई सर। जैसे कि सर लोकवाणी केंद्र है, जन सुविधा केंद्र है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है सर, यूट्यूब चैनल्स हैं, ये सारे जितने भी हैं ये सब सब कंप्यूटर पे ही आधारित है। और ये बहुत सारी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं सर, 10 से 15% कंट्रीब्यूशन है सर जीडीपी में आईटी इंडस्ट्री का। बोलते हैं अच्छा, तो फिर बोलते हैं कि अच्छा कंप्यूटर ना होता तो क्या होता? मैंने बोला सर कंप्यूटर ना होता तो भी जिंदगी चलती जैसे कि पहले चलती थी, लेकिन इतने सुगम तरीके से ना चलती। जैसे कि पहले हम लोग चिट्ठी भेज देते थे, अब चिट्ठी कौन ले गया कुछ पता नहीं चलता था, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है, कब पहुंची कुछ पता नहीं है। तो ये सारी चीजें अब नहीं होती है सर, मेल डिलीवरी सिस्टम फेल्ड आ जाता है या तो मेल सेंड आ जाता है। तो ये एक एडवांटेज है। बोले और दूसरा बताओ? मैंने सर जैसे क्राइम एनालिसिस आजकल बहुत फास्ट हो गया है, सीसीटीवी से हम क्राइम एनालिसिस इमेज प्रोसेसिंग करके पकड़ लेते हैं। बोलते हैं अच्छा ठीक है। बोलते हैं अच्छा भारत में कंप्यूटर क्रांति का जनक कौन? मैंने बोला सर राजीव गांधी। बोले और? मैंने कहा सैम पेट्रोदा। बोले सैम पेट्रोदा ने ऐसा क्या बनाया? मैंने बोला सी डॉट बनाया। बोले सी डॉट क्या है? मैंने कहा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। तो बोले अच्छा सी डॉट का लेटेस्ट कौन सा एप्लीकेशन आया है? मैंने बोला सर सी डॉट मीट। तो बोलते हैं अच्छा। तो फिर उन्होंने बोला कि धीमे से बोला है लड़का पूरी तैयारी करके आया है। तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला। फिर बोले अच्छा अग्निवीर के बारे में बताओ। तो मैंने बोला सर ये अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है और ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए काफी यूजफुल है, और इस समय अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। तो इसलिए तो वो इसमें सर अप टू 25% लोग एब्जॉर्ब हो जाएंगे, 75%। बोले 75 कहाँ जाएंगे? मैंने बोला 75% लोग सर जो उनकी स्किल्स होगी उसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट पीएसयूज, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स उसमें कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएंगे अपनी स्किल्स के बेसिस पे। तो बोले कि कौन सी ऐसी प्राइवेट फर्म है जो उनको ले लेगी? मैंने बोला सर अभी जैसे अडानी डिफेंस बन गई है, टाटा की सर डिफेंस कंपनी है, HAL है सर PSU एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बेल है सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि जब मैं हवाई जहाज में ट्रेवल करता हूँ और मैं सीट बेल्ट बंद नहीं करता हूँ तो ऊपर ऐसे इंडिकेशन आता है बंद करो बंद करो। अब फिर जब बंद कर देता हूँ बस इंडिकेशन चला जाता है, ऐसे क्यों होता है? मैंने कहा सर उसमें सेंसर लगा होता है। तो बोलते हैं अच्छा। और जब मैं ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ कोई राजधानी वगैरह में, वहां लिखा रहता है अगला स्टेशन 67 किलोमीटर दूर, अगला स्टेशन 64 किलोमीटर दूर, ऐसा क्यों होता है? ऐसे बदलता क्यों रहता है? मैंने बोला सर वहाँ GPS लगा होता है। बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि तुम ये बताओ कि जैसे, हाँ फिर उन्होंने चेयर मेंबर नहीं पूछा HTTPS तो S क्यों? मैंने बोला सर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। बोलते हैं हमको ज्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं पता है, ये बैठे हुए हैं टेक्निकल एक्सपर्ट, इनको समझाइए। तो उन्होंने फिर पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। तो मैंने उनको बताया डिटेल में। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने बोला कि ठीक है उन्होंने टेक्निकल मेंबर्स को ट्रांसफर किया। फिर टेक्निकल मेंबर्स ने पूछा आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मैंने बोला DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। फिर DBMS में उन्होंने पूछा कि कॉड को जानते हो? मैंने बोला सर प्रोफेसर EF कॉड। बोले हाँ इन्होंने कितने रूल दिए? मैंने बोला सर 12 रूल दिए। तो बोले लेकिन आखिरी रूल को रूल नंबर 11 क्यों पढ़ा जाता है? तुम तो बोल रहे हो 12 रूल दिए। मैंने बोला क्योंकि सर वो 0 से काउंट होता है, तो 0 से 11 तो 12। तो बोलते हैं अच्छा आप एक काम करो, अब 0 से लेके 11 तक पूरा एकदम वही लाइन से सुना दो, एक सीक्वेंस है। मैंने बोला सर अब ये सीक्वेंस तो याद नहीं है। बोले चलो अच्छा ठीक है, जितना याद आ रहा है उतना बताओ। फिर मैंने उनको 4-5 रूल बताए, फिर मैंने बोला सॉरी सर अब याद नहीं आ रहा है। तो बोलते ठीक है। फिर 2-3 और टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, उसमें मैंने अच्छा जवाब दिया। देन कंप्यूटर नेटवर्क में आए लोग, वो पूछते हैं कि OSI मॉडल कब आया, कितनी लेयर्स हैं, देन कौन सी लेयर पे कौन सी डिवाइसेस हैं। तो उनसे अच्छा इंटरेक्शन हुआ, उनके लगभग सारे क्वेश्चन मैंने जवाब दिए। फिर उन्होंने बोर्ड पे भेजा। बोर्ड पे बोलते हैं अब तुम लॉजिक गेट बना दो। तो मैंने लॉजिक गेट बना दिया। तो बोलते हैं कि बहुत जल्दी बना दिया तुमने, थोड़ा समय लेके बनाओ। तो
फिर जब तक उन्होंने बोला था समय लेके बनाओ, तब तक मैं सब बना चुका था। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, सब बन गया क्या सातों? मैंने कहा यस सर। फिर उन्होंने देखा, बोले ठीक है रब कर दो। मैंने रब कर दिया। फिर आए, फिर बोलते हैं मेरी एंड से तो हो गया। फिर एक पैनल वाले यूपीपीएससी के मेंबर ही बोलते हैं अब अपनी हाइट बताओ मीटर में, ये लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। मैंने बोला सर 1.70। बोले क्या किलोमीटर? मैंने नहीं सर 1.70 मीटर। बोलते हैं ठीक है जाओ। मैंने ठीक है थैंक यू सर बोल के मैं वापस आ गया। इंटरव्यू सर बढ़िया हुआ था। इंटरव्यू तो जबरदस्त हुआ है, जैसा आपने बताया है जबरदस्त हुआ है। और बहुत अच्छा, मतलब आपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहुत अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर विकिपीडिया Yes, से लेके तो बुक तक आपने सब कुछ उनको अच्छे तरीके से आंसर कर दिया। आई एम वेरी श्योर उनको बहुत अच्छा लगा होगा आपसे आपका इंटरव्यू लेके, क्योंकि आपने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं विरल। और आई एम वेरी श्योर जब खत्म हुआ होगा इंटरव्यू तो सबके मुंह पे स्माइल होगा, वो लोग भी खुश yes, होंगे। और स्टार्टिंग ऐसी हुई कि पेंशन डिस्कशन हो रहा है yes, और sir. कैंडिडेट वेट कर रहा है, और एंड ऐसा हुआ कि आपने उनको रेलवेज का भी सारा इंफॉर्मेशन दिया, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आपने मेरे को बताए तो वो एक वही आदमी आंसर कर सकता है जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छी रखता है अदरवाइज ऑल्सो। कि जब Yes, आपने बताया पहले सीईओ ये थे और वो सारी चीजें उनके बारे में और इवन उनकी क्वालिफिकेशन आप बता रहे हैं, तो वो तभी कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो, अदरवाइज yes, नहीं। sir. इंटरव्यू की Yes, sir. तैयारी से ऐसा नहीं होता, ये तब होता है जब आपको वैसे भी जेन्युइनली इंटरेस्ट हो अविरल। और मैं आपको बताऊं ये ट्रेड्स टीचिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे, Yes, क्योंकि sir. टीचर एक ऐसा ही इंसान होना चाहिए जिसको इंक्विजिटिवनेस हो जानने की। क्योंकि Yes, sir. अगर उसके अंदर इंक्विजिटिवनेस है तभी वो बच्चे को भी मोटिवेट करेगा कि यार क्वेश्चन तो पूछो मेरे से। क्योंकि Yes, sir. मेरे को पता है कि जो टीचर नॉलेजेबल होता है ना, इंक्विजिटिव होता है, वो चाहता भी है मेरे से क्वेश्चन पूछे जाएं। एंड मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में एक और गेस करूंगा, पता नहीं वो सही है गलत है। आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी होगी जो चाहेगा कि मेरे से लोग पूछें, मेरे से लोग क्वेश्चन पूछें और मैं उनको डिस्कस करूं और आंसर करूं। ये चीज Yes, sir. बहुत एक Yes, sir. टीचर के अंदर इंटरेस्टिंग। एक्चुअली सर इसमें मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। 17 को मेरा इंटरव्यू था। 13 तारीख को मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, बहुत नर्वस था। 14 को मैं चला गया हनुमान मंदिर। वहां जाके मैंने दर्शन किए। पता नहीं क्या हुआ कि मैंने कहा अब मैं सब क्वेश्चन के जवाब दे दूंगा, चाहे जो हो मुझसे। जैसे ऐसा लग रहा था कि एक कहावत है एक फिल्म में कि यम है हम। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि अब मैं कुछ भी जवाब दे दूंगा, आप कुछ भी पूछो मुझसे। तो मैं मतलब काफी मतलब ये सब चीजों का भी सर फर्क पड़ता है। थोड़ा दिमाग शांत हो जाता ये तुम्हारा एक्चुअली बिलीफ सिस्टम से रिलेटेड है ना। आप है। मंदिर जाएंगे, आप वहां पे श्रद्धा है आपकी, तो बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। क्योंकि बिल्कुल देखिए सर, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर चीजें तो होती हैं। अब वो बिल्कुल सर। सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड तक आने के लिए जो एक चीज की रिक्वायरमेंट है, वो ये बिलीफ सिस्टम वहां से लेके आता है, जो आपको हनुमान मंदिर में मिला। और आई यस सर, थिंक उसके बाद आप में कॉन्फिडेंस आया एंड देन यू आंसर्ड एवरीथिंग। यस। सो अविरल जब रिजल्ट फाइनली आया तो कैसा कैसा लगा, कैसा फील हुआ? सर मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, 6 बजे रिजल्ट आया हम लोग का। हम्म, और 6 बजे लगभग सब लोग जाने लगते हैं। हम्म, तो फिर मैं बैठ के डाउनलोड कर रहा था। तो मैंने ऐसे पहले तो ऊपर नाम नहीं था, तो मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया। हम्म। मैंने कहा हाँ यार नाम तो है, चलो ठीक है। फिर थोड़ी देर तक मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था मैं करूं क्या, मतलब हाँ। किसी को जाके बताऊं या इसी ना बताऊं। पहले इसकी प्रिंट निकाल लूं। फिर मैंने कहा पहले इसकी प्रिंट निकाल लेता हूँ, कहीं रिजल्ट विजल्ट बदल गया तो फिर पहले प्रिंट निकाल लेता हूँ इसकी। मैंने प्रिंट निकाली उसकी। फिर उसके बाद मैंने घर वालों को बताया कि ऐसा ऐसा सिलेक्शन हो गया। सो अविरल आप लोग ग्रेजुएट हैं, आपने मास्टर्स तो नहीं किया अभी? नहीं नहीं सर, मैं 2018 में BEIT किया मैंने। उसके बाद मेरा गेट में रैंक भी आया, 4000 रैंक आई थी। बट मेरा यही था कि अच्छे IIT मिलेंगे अगर टॉप 5 टॉप 7 तो ही करूंगा, इसलिए मैंने नहीं किया। तो अभी कैसा करियर सोच रहे हैं आप अपने लिए? अभी तो बड़ा वेग आइडिया होगा आपको, लेकिन क्या सोच रहे हैं टीचिंग के अंदर? सर अभी एक्चुअली मेरा क्या है कि मैं शुरू से मतलब अभी जैसे रेलवे में भी हूँ, मेरे बहुत सारे HR से कांटेक्ट हैं। तो मेरे पास लोग भेजते हैं कि मेरे ये रिज्यूम है और मैं उसको आगे फॉरवर्ड हम्म, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उसमें कोई वो नहीं है। हाँ, तो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करके जो डिप्लोमा बेसिस पे जो भी जॉब लेते हैं, यानी कि जिनको जॉब चाहिए, कुछ ऐसे लोग होंगे जो अमीर होंगे जिनको बीटेक करना होगा आगे पर, उनके लिए नहीं।
बट जिनको चाहिए, क्योंकि डिप्लोमा बेसिस पे ये तो है कि कोई आपको 10 लाख का पैकेज नहीं दे देगा, आपको वही 20-25 हजार 15 हजार की जॉब मिलेगी। बट डिप्लोमा करते भी बहुत वैसे ही लोग हैं, गांव के लोग, जो जिनको जरूरत होती है। तो अगर जिनको चाहिए होगा तो मेरे इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि मैं उनको आगे फॉरवर्ड करके, और अपनी पहली बात तो मैं स्किल्स सिखाऊंगा, क्योंकि मैं TCS में भी काम किया हूँ सर। गुड गुड, बहुत सही बहुत सही। सेकेंड, मेरे पास सर रेलवे का एक्सपीरियंस है, तो उस रेलवे के एक्सपीरियंस से भी मैं नेटवर्किंग और बहुत सारी चीजें उनको सिखा सकता हूँ। तो लगभग मेरे पास इतने एक्सपीरियंस है, 5-6 डोमेन में मैं घुसा सकता हूँ लोगों को। बहुत सही। और मेरे पास ये HR के कॉन्टेक्ट बहुत ज्यादा है, और अभी आगे और ज्यादा बनाऊंगा भी, तो ऐसे फिर ही मैं प्लेस कराने की सोचूंगा आगे। अविरल, ऐसे ही टीचर चाहिए, क्योंकि टीचर के पास जो हेल्दी एक्सपीरियंस है ना इंडस्ट्री का, आपके प्राइवेट सेक्टर की टॉप IT कंपनी का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी का TCS, आपके पास रेलवेज, इंडिया की नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब्स का भी एक्सपीरियंस है, और आपने HR के लिंक हैं, तो वो मेरे ख्याल से आपका अपना इंटरेस्ट है उसमें। तो अब ये सारी चीजों को इकट्ठा रख दिया जाए तो डिप्लोमा के बच्चों को जॉब लगवाना, अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। यस, और आई एम वेरी श्योर इससे बच्चों को फायदा भी होगा, उनको जॉब भी लगेगी। और एक बार 20-25 हजार की जॉब से अगर काम स्टार्ट हो जाए, उसका 25 हजार से आप 1 लाख पे जाओगे, 2 पे जाओगे, या 25 पे रह जाओगे, ये आपकी अपनी मेहनत होती है। हाँ, अपनी मेहनत। आपका काम है उनको अपॉर्चुनिटी दिलवाना, उनको स्किल एनहांस करवाना एज अ टीचर, वो कर दिए, उसके बाद ऑब्वियसली वो कर सकते हैं। मजा आ गया आपसे बात करके अविरल, इट वाज वंडरफुल एंड आई आपसे टेल यू, बात करके अच्छा लगा सर। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय वर्क व्हिच आई डू। मॉर्निंग में 2 लोग एनर्जेटिक लोगों से बात हो जाए तो पूरा दिन आपका एनर्जेटिक निकलता है अविरल। बिल्कुल सर, एंड बिल्कुल। what a wonderful day it is to talk up with person like you who gives so यस, many ideas, and that is the best part of my profession, I must say. So यस, I wish you all the very best in the noble profession of teaching now Aviral, and बिल्कुल सर। welcome you to this profession also. ये बहुत अच्छा profession है, and I'm थैंक यू very सर। sure you will excel in this particular profession. So थैंक thanks यू a सर। lot, but with the last advice to students from your side. हाँ, लास्ट एडवाइस सर यही है कि कभी भी अपनी होप मत खो, ठीक है। प्रोसेस पे ध्यान दो, क्या मतलब सिलेबस क्या है। मैंने एक काम किया था, बहुत लोग क्या करते हैं, सिलेबस को मोबाइल में देखते हैं, ये नहीं किया। मैंने सिलेबस की 3 कॉपी प्रिंट कराई, कि एक आध खो भी जाएगी तो मेरे पास 3 कॉपी रहे। उसको जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ता था उसमें सबसे ऊपर पहले मैं सिलेबस डालता था, कि सिलेबस से बाहर तो पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़ना है सिलेबस का ही पढ़ना, और हर एग्जाम का अपना सिलेबस होता है। तो पहले तो आप उसको प्रॉपर प्रोसेस अपनी अच्छी करिए, पूरी चीजों की तैयारी करिए अच्छे से, पुराने क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो भी PSU में आए हुए हैं, DRDO में आए हुए हैं, इसरो में आए हुए हैं, गेट में आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए, एक नहीं 2 बार सॉल्व करिए। खुद के नोट्स बनाइए सर, मैं एक और सलाह दूंगा, हैंड रिटन नोट्स खुद के बनाइए, उससे क्या होता है, याद होता है। मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, तो खुद के नोट्स बनाइए, समय लगेगा, लेकिन ठीक है ना, 1-2 एग्जाम आपके नहीं निकलेंगे, लेकिन एक बार नोट्स बन जाएगा तो फिर तो आगे सारे एग्जाम आपके निकलेंगे। थोड़ा दूरदर्शी सोच रखनी होती है। ऐसा नहीं है कि अगला 3 महीने बाद एग्जाम है और आपका अभी प्रिपरेशन नहीं है तो आप सोचो कि 3 महीने में वो निकल जाए, ऐसा नहीं। आप ये सोचो कि मेरी एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, मैं एक बार रेडी हो जाऊं। जैसे मैंने बताया, मेरे एक ही हफ्ते में 4 एग्जाम निकल गए, क्योंकि मैं उस समय एकदम कंप्लीट हो गया था, फिर कोई भी एग्जाम दो, ऐसा हो गया था। तो ये प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, होप मत खोइए, और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखिए। और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि डेली में 5 घंटा पढ़िए, आप डेली 15 मिनट ही पढ़िए, लेकिन जो पढ़िए इफेक्टिव पढ़िए, और कभी भी पढ़िए। ऐसा नहीं कि सुबह आके ही पढ़ना है ना, आपको जब समय मिल रहा है तब पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए, और डेली कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करिए अपने लाइफ के साथ, कुछ नया सीखिए। तो ऐसे कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगी तो वो जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलनी है। बहुत सही पॉइंट्स बताए आपने विरल, क्योंकि जैसे आपको एक हफ्ते में जो 4 जॉब्स मिली, उसके पीछे का एफर्ट एक हफ्ता नहीं था, उसके पीछे का एफर्ट 4 साल का था। तो 4 साल की मेहनत 4 जॉब्स एक हफ्ते में दिलवाती है, लेकिन 4 साल की मेहनत होती है उसके पीछे, और वो फिर रिफ्लेक्ट होती है। बिल्कुल सही बताया आपने, आपको सिस्टमेटिकली तैयारी करते रहना है। बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया, प्रोसेस को कैसे फोकस करना है, बहुत अच्छे व्यूज हैं। एंड आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स जो आपके वीडियो सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, उनको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा, और वो भी इफेक्टिवली अपनी जर्नी को आगे ले जा सकते हैं। अविरल, आई एम रियली थैंकफुल टू यू इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर करियर अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम माय साइड।